बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम जनाब, गुड मॉर्निंग। आपको खुशामदीद और सबको खुशामदीद। कराची में खुशामदीद। तो जनाब मैं हूँ महक असलम और ये है मेरे साथ सैयद फैसल करीम। और बड़ा मिस किया आपको, थैंक्स फॉर कमिंग बैक। और मैंने कराची को बहुत मिस किया, कराची के मौसम को बहुत मिस किया, क्योंकि आज भी कराची का मौसम कमाल था, ज़बरदस्त मौसम था। इस ज़बरदस्त मौसम में अब अगर हम बात कर लें कुछ ज़बरदस्त कारकर्दगी की, जिन्होंने काम किया उन्हें लग रहा है कि कारकर्दगी ज़बरदस्त है, लेकिन लोगों की नज़रों में शायद ये कारकर्दगी ज़बरदस्त नहीं है। मैं बात कर रही हूँ तहरीक इंसाफ की हुकूमत की, जिसने 3 साल में क्या क्या किया है। वो कहते हैं ना, घर में अम्मा अब्बा पूछते बेटा क्या क्या किया है, तो आज जो है अवाम ये जानेंगे कि खान साहब और उनकी जो पूरी कैबिनेट थी, काबीना जो थी, उसने 3 साल में क्या क्या किया है, कितने चौके छक्के लगाए हैं, कहाँ कहाँ तब्दीली आई है। ये सवाल और इस सवाल का जवाब जानना बेहद ज़रूरी है। इमरान खान आज कौम को अपनी कारकर्दगी से, अपनी पूरी टीम की कारकर्दगी से आगाह करेंगे। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मरकजी तकरीब होगी और मुल्क भर में वज़ीर आज़म का जो खिताब है बड़ी बड़ी स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। मुआशी बेहतरी हो जाए, सनतों की बहाली हो जाए, पनाहगाहों का क़याम हो जाए, टिड्डी दल और कोविड से निमटने की हिकमत अमली हो जाए, या फिर बिलियन ट्री सुनामी जैसे अहम मंसूबों की अगर हम बात कर लें, इसके इक़दामात और कामयाबियों का सफ़र इस समेत हुकूमत की कारकर्दगी खुद खान साहब कौम के सामने रखेंगे। जब उनसे बात करेंगे उनको बताएंगे कि किस तरह तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ सूबों में अपनी कारकर्दगी करती रही है, दिखाती रही है, काम होता रहा है। और वज़ीर आज़म की जो खिताब है, उनका जो ये शहर शहर दिखाने के लिए इंतज़ामात का जो टास्क है वो इंसाफ यूथ विंग के कारकुनान को सौंप दिया गया। अच्छा फैसल, मेरा आपसे एक सवाल है, आपको 3 साल में PTI की गवर्नमेंट की जितने भी इक़दाम थे, जिनका मैंने जिक्र किया, मुआशी हो जाए या कोविड के हवाले से हो जाए, आपका क्या ज़ाती राय क्या है आपकी? मेरे ख्याल से ज़ाती राय इम्पोर्टेंट नहीं रखती। इम्पॉर्टेंट ये है कि जो अवाम है वो क्या सोचते हैं। और जैसे कि आपने ख़ुद कहा कि कोविड के हवाले से एक चीज़ ज़रूर है कि हुकूमत और अवाम ने मिलकर पहली दूसरी लहर का बड़ी दलेराना तरीके से मुकाबला किया, और कोई भी हुकूमत अवाम के बगैर इस चीज़ से, इस वबा से मुकाबला नहीं कर सकती। आप पड़ोस में भारत का अशर देख सकते हैं। कोरोना की अगर बात ही करें तो मुल्क में जो कोरोना वायरस है इसकी चौथी लहर जारी है, एंड वी हेट टू से दैट कि ये जारी है, एंड वी विश टू से वन दिन कि ये ख़त्म हो गई है। 85 मरीज़ दम तोड़ गए हैं। आपको याद होगा पिछला 24 घंटा गुजरा था, 148 अफराद उसमें जहाँ बाक हुए थे। अब ऐसे में आज की टोटल टैली मिला के 25,305 तादाद हो गई है हलाकशुदगान की। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 61,446 टेस्ट किए गए, 4,553 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। मस्बत केसेस की शरह 7.4% रही है। तो सब कुछ बुरा है, लेकिन कुछ अच्छा भी है। मेरे ख्याल से अच्छा भी है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान समेत 20 ममालिक पर सफरी पाबंदी ख़त्म कर दी है। साइनोवैक और साइनोफार्म वैक्सीन तस्लीम करने की अब मंजूरी भी दे दी गई है। रियाद में पाकिस्तानी सफारत खाने ने फैसले का खैर मकदम भी किया है। तो जहाँ जहाँ हम सफरी पाबंदियाँ हैं, उसके साथ साथ कुछ अच्छी खबरें भी हैं कि लोगों ने समझना भी शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की काविशें कहीं पर भी, किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर हम बात करें, काबिल तारीफ है। इवन अगर पड़ोसी ममालिक की हम बात कर लें ना, तो पड़ोसी ममालिक अफ़गानिस्तान और एक पड़ोसी मुल्क है भारत, जिसको हर वक्त आग लग जाती है। कल फैसल मैंने एक बड़ा मज़ेदार वीडियो क्लिप देखा कि जो भारतीय न्यूज़ एंकर है बड़ा चिल्ला के कह रही थी कि भारत की बेटी अब आपको बताएगी पाकिस्तान का जो चेहरा उसे बेनकाब करिए। वो चेहरा क्या था कि हमने जो अफ़गान भाई हैं उन्हें पनाह दी है, उनकी हेल्प की है। अगर किसी की हेल्प कर देना बुरा है तो ना जाने भारतीयों की सोच। यानी आप ये कहना चाह रही हैं अगर मोहब्बत करना जुर्म है तो मैं मुजरिम ठहरा। हाँ, हम सब मुजरिम हैं फिर। हम सब ने मोहब्बत की अफगान भाइयों से। तो जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान को रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने टेलीफोन किया है। दोनों रहनुमाओं में अफगानिस्तान की बदलती जो सूरत हाल है और दो तरफा ताल्लुकात हैं, इस पर तबादला ख्याल भी किया गया है। खान साहब ने कहा है कि पुरअमन, महफूज और मुस्तहकम अफगानिस्तान ही पाकिस्तान और खित्ते के मफाद में है। बिल्कुल, और इसके लिए जितनी बात की जाए वो कम है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मज़ीद ये भी कहा कि जो जामे सियासी हल है वो नागुज़ीर है, और उन्होंने रूसी सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी है। दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी अमन मिशन पर निकल पड़े हैं। 4 मुल्की दौरे में, जैसे कि उन्होंने हमारे प्रोग्राम में भी कहा था कि वो तमाम तर पड़ोसी ममालिक से जाके मिलेंगे, तो ताजिकिस्तान पहुँचे हैं। ताजिक सदर को अफ़गानिस्तान की सूरत हाल और पाकिस्तान के मौक़िफ़ से उन्होंने आगाह किया है। फिर उज़्बेकिस्तान जाकर वो उज़्बेक सदर से उन्होंने तबादला ख्याल किया, और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर इलाकाई अमन कॉन्फ्रेंस बुलाने का भी
फैसला कर लिया। एक जाने का हम देखते हैं कि भारत बार बार रोड़े अटकाता है हमारे सिक्योरिटी काउंसिल में बात करने से। वी शुड नॉट वेट, क्योंकि ये खित्ता हमारा है और भारत का वो लगता भी नहीं उससे बॉर्डर, तो वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने की तरह थोड़ा सा बौखलाया हुआ है। वो एक जगह पे आप पैसे इन्वेस्ट कर दें, फिर वो आपको रिजल्ट ना मिले तो थोड़ी आग तो लगती है ना, वो आग यहाँ पे लगने वाला सिलसिला होता है ना। होता है। आपने ये उमूमी और मजमूई सूरत-ए-हाल पे गुफ्तगू की। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। पड़ोसी मुल्क से मुंसलिक एक और खबर आपको देंगे। आलमी बैंक ने अफगानिस्तान की इमदाद मुअत्तल कर दी है। अमरीकी कांग्रेस अरकान ने अशरफ गनी के एहतसाब का मुतालबा भी किया है। इमदाद में गबन का इल्ज़ाम लगाया गया है। अरकान कांग्रेस ने सेक्रेटरी खारजा को खत लिखा है और जनाब अशरफ गनी जो हैं बैग्स में भरकर 169 मिलियन लेकर गए हैं, तो उन्हें कटहरे में ला जाइए मुतालबा भी किया। 169 मिलियन डॉलर्स, 169 मिलियन डॉलर्स, ठीक बहुत बड़ी रकम है। अच्छा देखें, और जब डॉलर बड़ी थी डॉलर कहने में भूल और जब हम और आप आगे भी भूल जाएंगे। जब आप डॉलर की बात कर ही रहे हैं तो अमेरिकी डॉलर ने फिर पाकिस्तानी रुपए को दिया है झटका और 1 रुपए महंगा होकर 11 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। 166 रुपए से तजावुज कर गया है। करेंसी डीलर्स के मुताबिक रसद कम है, तलब ज़्यादा है, डॉलर की कदर बढ़ रही है। इस पे भी बात करेंगे कि क्या हम कर सकते हैं इसको फेवरेट टॉपिक रोकने के लिए। एंड यस, द फेवरेट टॉपिक इज कौमी क्रिकेट टीम जमैका से रवाना हुई है लंदन के लिए और जो खिलाड़ी हैं वो आज रात वतन वापस पहुंचेंगे। जो खिलाड़ी मोहम्मद अब्बास, अजहर अली वो इंग्लैंड में रुके हैं क्योंकि उन्होंने काउंटी खेलनी है। अच्छा, एक और बड़ी वरीइंग सिचुएशन है वो ये कि मिसबा जो है ना, जो कोच है हमारे, उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, तो वो स्क्वाड के साथ वतन वापस नहीं आएंगे, वो वहाँ क्वारंटीन करेंगे। तो ये तो हाँ, लेकिन इससे भी अच्छी खबर पता है क्या? हाँ। वो ये है कि जो नहीं मज़ा प्यार में, वो इंडिया की हार में। विराट कोहली आउट, रोहित शर्मा, पुजारा कोई नहीं ठहर सका। बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे कहते हुए कि इंडिया की टीम जो है वो बड़ी बुरी सिचुएशन का शिकार हुई। लीड्स टेस्ट था, पहली इनिंग्स थी, भारत बहुत अच्छे बैकग्राउंड के साथ इस टेस्ट मैच में आ रहा था क्योंकि उन्होंने पहले पिछाड़ा था। लेकिन ये क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, छोड़ो ये ना सोचो। 78 रन पे सारे बाहर हो गए, ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। टॉप ऑर्डर को निशाना बनाने वाले जेम्स एंडरसन 6 रन देकर 3 इन्होंने शिकार किए बड़े बड़े, जिसमें विराट कोहली का आउट स्विंगर सबसे मजे का था। तो क्या ख्याल है, पहले देख लिया जाएगा किस तरीके से तबाही बर्बादी फैली है, उसके बाद शो का थोड़ी मॉर्निंग मजेदार सी बनाते हैं, दिखा देते हैं आपको। चलें जी, आप जो लोग कैमरे के उस पार बैठ के नाश्ते की टेबल पे हमें देख रहे होंगे, हम कहेंगे वाह क्या मनासिर दिखाया। आगे बढ़ते हैं जनाब, आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कराची की। सिंध का सबसे बड़ा शहर है और तशवीशनाक बात यह है कि लाड़काना के बाद कराची में भी HIV फैलने का इंकशाफ हुआ है। शहर में अब तक HIV के 6,768 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। मैं फिर बता रही हूँ, 6,867 केसेस हैं ये, जबकि ज़िला वस्ती में सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल कम्युनिकल डिजीज़ कंट्रोल डॉक्टर इरशाद काज़मी के मुताबिक HIV फैलने की सबसे जो बड़ी वजह है वो गैर महफूज इंतकाल खून है ना फैसल? इंतकाल खून जो है ना, ये वन ऑफ द रीजंस। और सिंध में अगर हम देखें तो जो सिरिंजेस का यूज़ है, जो इस्तेमाल शुदा, वो भी बहुत बड़े पैमाने पर है जिससे ये चीज़ होती है। और अताई डॉक्टर्स की भरमार, जिसमें सिंध में एक बहुत ही भयानक केस भी था, एक डॉक्टर की वजह से पूरी आबादी में ये चीज़ फैल गई थी। लेकिन यस, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, वहाँ पे केसेस रिपोर्ट होना ये कितना तशवीशनाक है। महकमा सिंध HIV कंट्रोल करने के लिए क्या कर रहा है, इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है प्रोजेक्ट डायरेक्टर एड्स सिंध डॉक्टर इरशाद काज़मी साहब ने। इरशाद साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया, बहुत अहम ये मामला है। वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट कोविड सिंस पास्ट 2 years नाउ, लेकिन ऐसे में हम HIV को नहीं भूल सकते। ये जो करंट स्टैटिस्टिक्स आए हैं कराची के हवाले से, जहाँ 6,000 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं, बहुत अलार्मिंग है ये। बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में मदद करने के लिए। देखिए, ये अलार्मिंग फिगर्स बिल्कुल नहीं है। हमारे पास पूरे पाकिस्तान में HIV का जो प्रिवेलेंस है, यानी डिजीज़ जो मौजूद है हमारी सोसाइटी में, वो एस्टिमेटेड फिगर्स इस तरह से हैं कि पूरे पाकिस्तान में 1,90,000 HIV केसेस हैं। उनमें से 1,14,000, क्योंकि पंजाब सबसे बड़ा सूबा है आबादी के लिहाज से, 1,14,000 केस पंजाब में हैं। इसी तरह से एस्टिमेटेड फिगर सिंध के लिए 78,000 है, जिसमें से तकरीबन 16,000 हमारे पास रजिस्टर्ड है। अब देखिए, कराची की बात हो रही है सेंट्रल की,
1.5 करोड़ से ज्यादा आबादी का शहर है। अगर आप इसका 1% निकालेंगे तो ज़ाहिर है 1.5 लाख बन, और अगर 0.8 तो ये 15,000 जी। बनता है। निस्बतन हमारा टारगेट भी यही है कि 2030 तक इस डिजीज को खत्म करना है। खत्म हम तभी कर पाएंगे जब तमाम जी। अच्छा, हम दोबारा से लाइन पे लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो कराची की पॉपुलेशन है उसके हिसाब से परसेंटेज देखी जाए तो बहुत मिनिमल नज़र आती है। लेकिन महक, यहाँ पे सवाल ये बनता है कि 2 साल पहले क्या शरह थी और अब जो ये 6,000 साढ़े 6,000 पे हम पहुँचे हैं, क्या ये जो रेट है ना, ये रेट अलार्मिंग है? और अगर इस रेट से खुदा ना खास्ता ये चीज़ एक्सीड करती है तो फिर क्या सिचुएशन बनती है? क्यों? क्योंकि सेहत की अच्छी सहूलियात है कंपैरेटिवली कराची में बाकी दीगर सिंध से। तो अगर सेहत की सहूलियात के यहाँ पर बेहतर होने के बावजूद अगर ये चीज़ हो रही है तो एक तो ये सवाल बनता है रेट। दूसरा हम ये भी पूछना चाहेंगे कि कराची क्योंकि बहुत बड़ा शहर है और उसके जो इसके पूरे इर्द गिर्द जो स्लम एरियाज़ हैं, जो कच्ची आबादी है, क्या अगर ये चीज़ वहाँ फैलना शुरू हुई खुदा ना खास्ता तो उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे? शहरी आबादियों में तो आप फिर थोड़ा एजुकेट करके और ये सारी चीज़ें अवेयर कर सकते हैं, लेकिन कच्ची आबादी है वो डॉक्टर्स उनके पास अवेलेबल नहीं है। वो उन जिसको कहते हैं अताई डॉक्टर्स कंपाउंडर होते हैं, डिस्पेंसरीज में जाते हैं, वो क्या सिरिंज सही से लगा रहे होते हैं या नहीं लगा रहे होते। इसके अलावा जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो कितना प्रॉपर है, इन सब पे हमें जो है वो देखने की जरूरत है। जब हमारा राब्ता बहाल होगा हम इंशाल्लाह उनसे इस मामले पे डिस्कशन करेंगे। तो जनाब, जो हम आपको HIV जो पॉजिटिव रेशो इस वक्त कराची में है, हम उस हवाले से बात कर रहे हैं और डॉक्टर साहब से हमारा राब्ता बहाल हो चुका है। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम मैं और फैसल बात भी कर रहे थे कि अगर हम गुज़श्ता 2 साल की बात कर लें, गुजरे हुए 2 साल की, तो सिंध ख़ास तौर पर कराची, यहाँ पर HIV केसेस की शरह क्या रही है? अगर कुछ फिगर्स आप शेयर कर सकें, क्योंकि जो मौजूदा हम रेशो बता रहे हैं वो आप कह रहे हैं कि अलार्मिंग नहीं है। अल्लाह करे ये मज़ीद कम होते हुए हमें नज़र आए। गुज़श्ता 2 साल के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो प्लीज़। देखिए, इसमें शरह इस तरह से नहीं होती। शरह मैंने आपको बता दी है कि प्रिवेलेंस जो है वो 0.1% तक है हमारा पूरे पाकिस्तान का। अब देखिए, 2725 का फिगर कराची सेंट्रल के लिए है, जो लगा उन लोगों को जिनका पब्लिक हेल्थ से वास्ता नहीं है, ज़ाहिर है उनको लगा कि ये बड़े फिगर्स हैं, इस तरह से नहीं है। मैं यहाँ पे क्लियर ये करना चाहूँगा कि स्लम एरियाज़ का या पॉश एरियाज़ का इससे ताल्लुक़ नहीं होता। HIV पूरी दुनिया में है और हर कंट्री में है। फिगर्स मुख्तलिफ हैं, ये US में भी है। लेकिन जिस तरह से स्टिग्मा जुड़ा हुआ है हमारे पास HIV के साथ, वो दुनिया में कहीं भी नहीं है। US में इसको अब एक आम बीमारी समझा जाता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि HIV से कोई नहीं मरता अगर ट्रीटमेंट ले रहा हो HIV पॉजिटिव केस। और हमारे पास ऐसे केसेस हैं जो इवन 40 साल से ले रहे हैं मेडिसिन। कुछ ऐसे हैं जो 22 साल से ले रहे हैं और दे आर लिविंग देयर नॉर्मल लाइव्स। अगर ट्रीटमेंट हो रही है, जो कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं थ्रू आउट द प्रोविंस, और ग्लोबल फंड के तावन से ये पूरी कंट्री में मेडिसिन इंपोर्ट होती है, हर पेशेंट को दी जाती है। हम ज़्यादा लोगों को इस नेट में लाना चाह रहे हैं ताकि इसके फैलाव को रोका जा सके। और अलार्मिंग बिल्कुल नहीं है, देयर इज नो आउटब्रेक। जैसे कि डॉक्टर साहब यू योरसेल्फ सेड कि आप जो इसका नेट है ना उसको बढ़ाना चाह रहे हैं, उसमें लोगों को लाना चाह रहे हैं ताकि ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचे। तो इसका एक बहुत अहम ज़रिया अबलाग और एजुकेशन है। तो आगाही प्रोग्राम्स जो हैं क्या वो शुरू किए जाएंगे? ऑल्दो के बहुत ज़्यादा इस पर किए जा चुके हैं, लेकिन बार बार ज़रूरत है बार बार इस चीज़ को रिएट्रेट करने की कि जी आप ये वो तरीके हैं जिनके थ्रू ये चीज़ हो सकती है, तो खुदारा इससे बचें। और टाइमली है। देखिए, हमारा प्रोग्राम जो है ये आगाही प्रोग्राम करता रहता है, लेकिन खुसूसन ये जो हमने फिगर्स जारी किए, ये कराची में पीर और मंगल को हमारा प्रोग्राम था जिसमें रोल ऑफ मीडिया इन स्ट्रेंथनिंग HIV रिस्पॉन्स। इसमें हम मीडिया के दोस्तों की ट्रेनिंग कर रहे थे रिगार्डिंग एथिकल रिपोर्टिंग, ताकि स्टिग्मा इस मर्ज से जो जुड़ा हुआ है उसको कम कर सकें। इस स्टिग्मा की वजह से जो पोटेंशियल केसेस हैं भी वो नेट में नहीं आते।
जब स्टिग्मा कम हो जाएगा वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो 2 दिन का प्रोग्राम हमारा आगाही का वहाँ था। मीडिया की मदद के बगैर हम अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर सकते और मीडिया का इसमें बहुत क्रूशल रोल है। इसी तरह से आज और कल 2 दिन का हमारा हैदराबाद के साफियों के साथ प्रोग्राम है, फिर रिलीजियस लीडर्स के साथ हमारा है, पार्लियामेंटेरियंस के साथ है, और मैंने जून में चार्ज लिया है और 4 प्रोग्राम हम इस किस्म के कर चुके हैं। इसके अलावा भी हम मीडिया पे बड़े पैमाने पे तशहीरी मुहिम चला रहे हैं जो सितंबर से इंशाल्लाह शुरू हो जाएगी। तो जाहिर है आगाही, इस मर्ज की वैक्सीन ही आगाही है, अवेयरनेस है, इसकी और कोई वैक्सीन नहीं है। जो इस मर्ज के बारे में जान लेगा वो इससे बचने की कोशिश करेगा और हम उनको बताएंगे कि इससे किस तरह बचा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। अवेयरनेस जो है ये बड़ी ज़रूरी है। बेहद शुक्रिया, आप गुफ्तगू कर रहे थे हमारे साथ और यकीनन जो हमें देख पा रहे कैमरे के उस पार उनके लिए ज़रूरी है ना कि हर एक चीज़ के बारे में, हर एक बीमारी के बारे में इल्म होना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं जनाब, और अब हमें कौन ज्वाइन कर रहा है? हमें ज्वाइन कर रही है एक ऐसी एथलीट जो दुनिया भर में सब्ज़ हिलाली परचम लहराना चाहती हैं, जिनकी आंखों में वो सुनहरी ख्वाब है जो बरसों से ताबीर का मुंतज़िर नज़र आता है। हम बात करें कराची में आलमी रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप की तैयारी करने वाली खातून साइकिलिस्ट अस्मा जान की। अस्मा को आइंदा माह बेल्जियम में होने वाली आलमी रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप के लिए पाकिस्तान की 4 रुकनी टीम में मुंतखब किया गया है। अस्मा के नाना तकसीम हिंद से पहले पंजाब के चैंपियन साइकिलिस्ट थे फैसल। और क्या ही ज़बरदस्त बात है कि ओलंपिक्स में भी वो ब्रिटिश इंडिया की नुमाइंदगी करने वाले थे, बट हुआ ये कि शुरू हो गई सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इसकी वजह से जो मेहता अब्दुल खालिक साहब थे वो अपना ख्वाब पूरा नहीं कर सके। लेकिन क्या ही ये ड्रीम कम ट्रू वाली बात है कि अब जो उनकी नवासी हैं वो जा रही हैं उनका ये ख्वाब पूरा करने। सो वी हैव इन आवर स्टूडियोज नन अदर देन अस्मा हरसेल्फ। अस्मा, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर फाइन एंड आई होप यू हैव एंजॉयड योर कॉफी और टी, व्हाटएवर इट वाज। आई वाज हैविंग कॉफी। अच्छा, तो अस्मा, सबसे पहले हम ज़रूर इस पर बात करेंगे क्योंकि ये स्टोरी सिर्फ ये नहीं कि यू आर गोइंग टू ईट और आप पाकिस्तान का परचम जो है उसको बुलंद करने जा रही हैं, लेकिन इससे जुड़ी जो आपकी पर्सनल स्टोरी वो बड़ी ज़बरदस्त है। बट लेट्स स्टार्ट ऐसे कि क्या आपकी तैयारी है, कैसे चल रही है और क्या आपकी टीम कंप्राइज करती है, और ये चैम्पियनशिप हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम अदर साइकिलिंग चैम्पियनशिप्स? देखिए, वी आर 4 पीपल, 2 men and 2 women हमारा इंतखाब हुआ है पाकिस्तान की नेशनल साइकिलिंग टीम में पहली दफ़ा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि साइकिलिंग टीम का पहली दफ़ा एक इंटरनेशनल इवेंट के लिए जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स हो रही हैं उनमें हमने क्वालिफाई किया और हमारा 4 लोगों की जो टीम है उसका इंतखाब हुआ है। उसके अंदर कंज़ा मलिक शामिल हैं जो शी इज़ द करंट रेनिंग नेशनल चैम्पियन ऑल्सो ऑफ द रोड साइकिलिंग। अली इलियास हैं हु इज़ ऑल्सो द रेनिंग नेशनल चैम्पियन। उसके बाद मैं हूँ, आई एम द रोड साइकिलिंग गोल्ड मेडलिस्ट। मैंने अभी जो पास्ट नेशनल चैम्पियनशिप्स में गोल्ड मेडल हासिल किया था रोड साइकिलिंग में। और खलील अमजद साहब हैं एंड ही इज़ ऑल्सो एक्सट्रीमली वेरी वेरी कम्पेटिटिव साइकिलिस्ट। सो ये बहुत ही, आई वुड लाइक टू गिव क्रेडिट टू द पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन जिन्होंने बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से हमारे ट्राई आउट्स होल्ड किए हैं और दिस इज़ अ वेरी मेरिट बेस्ड टीम कम्पेटिटिव। तो आई थिंक इट गोज़ अ लॉन्ग वे टू शो कि बिल्कुल एक कम्पेटिटिव तरीके से हमारी टीम सिलेक्ट हुई है एंड वी आर गोइंग टू फॉर द फर्स्ट टाइम compete in a international event in the World Championships. तो बड़ी अच्छी बात है, जैसे आपने कहा ना कि फर्स्ट टाइम, तो मैं बार बार एक चीज़ जहन में आ रहा है कि अच्छा हम जब टीवी पे देखते हैं हमें बड़ा आसान लगता है साइकिल चलाना, ओके ठीक है, लेकिन जब हम अपनी सोसाइटी को देखते हैं ये बातें बड़ी सुनने में आती हैं। खातून हैं, बीइंग अ वुमेन आप साइकिल चला रहे हैं और आप इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कुछ लोग हमारी सोसाइटी की जो हैं उन्हें ये भी चीज़ अच्छी नहीं लगती, लेकिन ऐसे चैलेंजेस आपको फेस करना पड़े होंगे, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे कॉमेंट्स लोगों के? बहुत ज़्यादा, बिल्कुल। बट मेरे लिए ये इतनी बड़ी बात नहीं है साइकिलिंग करना, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड ऑफ पोलो। मेरी फैमिली में मेरे अब्बू भी, मेरे भाई, अभी तक मेरे भाई भी पोलो खेलते हैं एंड आई वाज आल्सो अ पोलो प्लेयर। सो मैंने अपनी सारी यूथ में पोलो खेली है अंटिल आई वेंट टू यूनिवर्सिटी, आई प्लेड पोलो।
सो मेरे लिए साइकिलिंग करना तो कंपेयर टू पोलो बहुत आसान काम था। बहुत आसान काम है। बिल्कुल। राइडिंग अ हॉर्स मोर डिफिकल्ट देन राइडिंग अ बाइक बेसिकली। एग्जैक्टली। सो बट जब मैं आई साइकिलिंग में कोविड की वजह से मुझे अपने एक्चुअली कराची में स्टेबल्स वगैरह मैंने बंद कर दिए, क्योंकि कोविड में किसी को कुछ पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। तो वो जानवरों के हम इतना ज़्यादा ख्याल करते हैं, अपने एनिमल्स का, अपने घोड़ों का, मुझे इतने ज़्यादा वो प्यारे हैं कि सबसे पहले मैंने कहा कि मेरे घोड़े वापस मैं अपने भाई को भेज दिए कि वो उधर चले जाएं। वो वहीं से आए थे मेरे भाई के पास से, आई सेंट देम बैक टू द लाहौर स्टेबल्स। सो उसके बाद सब कुछ जब बंद होने के बाद एवरीथिंग हैड शट डाउन, और कोई एक्सरसाइज का बच्चों के लिए या मेरे लिए कोई और एवेन्यू नहीं था, तो लोग सड़क पे निकल आए साइकिल्स लेके। तो ये कराची की बहुत अच्छी बात थी कि इसी दौर में ख़वातीन भी बहुत सारी साइकिल लेके ही निकली हैं। बट दैट्स नॉट टू से कि जब मैं साइकिलिंग करने ट्रेनिंग में जाती हूँ तो मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ी होती है स्ट्रीट पे, बिकॉज इट इज़ अ रोड साइकिलिंग स्पोर्ट। तो लोग जैसे बहुत करीब आके वीडियो लेना चाहेंगे या कुछ बात, तो वो डेंजरस होता है हमारे लिए बहुत ना। अगर हम बहुत ज़्यादा पावर बेस्ड साइकिलिंग स्ट्रक्चर ट्रेनिंग करें और हमारे पास अगर लोग आके हमें कुछ कहते हैं तो दैट इज़ डेंजरस। लेकिन मैं ट्राई करती हूँ कि उसको इतनी तवज्जो ना दूँ। यहीं से मैं अगला सवाल पे करना चाहता हूँ। यू टॉक्ड अबाउट द ट्रेनिंग। जी, कितनी विगरस होती है ट्रेनिंग? बिकॉज जस्ट कल ही आई वाज वाचिंग अ वीडियो ऑफ द ट्रायथलन्स जो होते हैं यूएस में। मतलब उसमें स्विमिंग भी होती है, उसमें साइकिलिंग भी होती है, एंड देन रनिंग भी होती है, बट साइकिलिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। तो क्या आप लोगों की ट्रेनिंग्स होती है, कितने घंटे आप लोग इस पर लगाते हैं? एंड जो मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ जानने के लिए वो ये कि यार क्या डाइट होती है आप लोगों की? देखिए, आई स्टार्ट विद द ट्रेनिंग। Yes. बहुत ज़्यादा हमारी इंटेंस ट्रेनिंग होती है। सो इट इज़ डन एटलीस्ट 6 times a week। हम लोगों को 2 से 2.5 घंटे की ट्रेनिंग करनी होती है हर रोज़। इट इज़ बेस्ड ऑन अ स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम। उसमें हमारी टेम्पो राइड्स भी होती हैं जिसमें हम तेज़ आहिस्ता जाते हैं। फिर हमारी हाई पावर पे भी होती हैं राइड्स, और कई राइड्स होती हैं जो बिल्कुल ईजी होती हैं। वो आपको सिर्फ अपने आप को ना जस्ट टू गेट द लैक्टेट एसिड गोइंग इन योर बॉडी, इन योर लेग्स, उसके लिए वो हमें करनी पड़ती है। सिर्फ साइकिलिंग की। अदर देन दैट आपको जिम में अदर देन दैट जिम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जिम से हमारी स्ट्रेंथ डेवलप होती है। साइकिलिंग में हमारी इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज दैट यू डू इन जिम। वो बॉडी बिल्डिंग वाली नहीं होती। वेट ट्रेनिंग होती है। नहीं, वेट ट्रेनिंग होती है हमें। जैसे हर एक कोई अपने तरीके से जिम में ट्रेनिंग करता है। तो मैं बूट कैंप पे जाती हूँ जहाँ पे मेरी पूरी वेट्स का, केटल बेल्स, एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ इन द बूट कैंप। लेकिन दूसरे साइकिलिस्ट जिम में भी जाते हैं, उनके पर्सनल ट्रेनर्स भी होते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ साइकिलिस्ट के। एक दिन में आप 2-2.5 घंटे साइकिलिंग का कर लें और 1 घंटा जिम। 1 घंटा जिम, दैट्स 3 to 4 hours of daily thing. That is the commitment which is required. खाने पीने पे कंट्रोल। अच्छा, सो डाइट में ये होता है साइकिलिंग की कि हमें कार्ब्स चाहिए होते हैं, and that is what comes in very handy to burn the carbs and to power उसी से आएगी। तो we have to eat to burn. तो ये बहुत मुझे अच्छा लगता है साइकिलिंग में। मुझे बहुत खाने का शौक है, माशाल्लाह बहुत शौकीन हूँ। एंड दैट इज़ व्हाट एक्चुअली कम्स इन हैंडी एज फार एज आई एम कंसर्न, क्योंकि बिकॉज आई ईट वेल और मैं डाइटिंग मैंने कभी भी नहीं की, तो मेरे पास रिजर्व्स होते हैं कि मैं बर्न करके उसको टू कन्वर्ट इट इनटू पावर। दैट्स अ मोटिवेशन। बट टॉकिंग अबाउट मोटिवेशन नाउ, जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन, वो ये कि आप अपने नाना का ख्वाब पूरा करने जा रही हैं। दैट्स अ बिग थिंग। तो उस हवाले से अगर आप हमें मुख्तसरन बता सकें। देखिए, आपने जैसे कहा राइटफुली कि मेहता अब्दुल खालिक मेरे नाना का नाम था, एंड ही वाज अ चैम्पियन साइकिलिस्ट। गोल्ड मेडलिस्ट थे, पंजाब से उनका कलर था, और वो ओलंपिक्स पे जाने वाले थे जब World War II हो गई। तो वो उनका शायद ख्वाब रह गया था। सो मैंने साइकिलिंग की तरफ मेरा कभी रुझान नहीं गया, क्योंकि मैं पोलो शुरू से खेलती थी, और ये जब से ये कोविड शुरू हुआ है उससे हमने साइकिल की तरफ, तो मुझे भी लगा कि आई एम बीइंग गाइडेड टूवर्ड्स, क्योंकि ये दिस इज़ अ प्रोसेस, दिस इज़ अ जर्नी ऑफ माई लाइफ। ये जब हम लोग मैं हज पे गई थी 2018 में, तो वहाँ पे मैंने अल्लाह से दुआ मांगी थी कि प्लीज़ गाइड मी, कि जो मेरी मंजिल है, मकसूद है, मुझे वहाँ तक ले जाए। तो उसके बाद साइकिलिंग का सामने आई मेरे, और मैं साइकिलिंग की तरफ जाने लगी। एंड द फर्स्ट इंडिकेशन टू मी वाज दैट दिस इज़ अ बिगर थिंग दैन जस्ट बिकमिंग अ साइकिलिस्ट वाज द गोल्ड मेडल विच आई गॉट वेरी क्विकली इन द नेशनल चैम्पियनशिप्स लास्ट ईयर। रोड साइकिलिंग में मेरा जो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, और करते भी नहीं है इतने नए साइकिलिस्ट से कि आपका गोल्ड मेडल आ जाएगा। लेकिन
क्योंकि उसके बाद आई बिकेम वेरी वेरी सीरियस कि ये यू नो दैट आई वुड रियली लाइक टू डू दिस एंड मुझे शायद एक चांस मिला है कि मैं ये ख्वाब पूरा कर सकूं। ना सिर्फ आप अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, बल्कि जो आपका पर्सनल गोल है ना, तो उसको भी पूरा करें। थैंक यू सो मच अज़मा फॉर कमिंग टू द स्टूडियोज। हम पूरी टीम महक को बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं, और पाकिस्तान की खातीन ये कहना आप बिल्कुल फजूल है कि किसी से पीछे नहीं है, ये बहुत लगता है बहुत आगे हैं हम, और मज़ीद आगे जाएंगे। ब्रेक ले लेते हैं और हमारी दुआ है कि आगे हम भी आगे जाते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक जनाब। इंसानी ज़िंदगी में जंगलात की अहमियत का कोई नेमुल बदल नहीं होता, क्योंकि जंगलात माहौल को साफ़ सुथरा बनाते हैं, खूबसूरत बनाते हैं। इंतहाई अहम किरदार होता है माहौल को खूबसूरत और प्यारा बनाने में। ऑक्सीजन की कमी को पूरा करते हैं, हर जानदार को ज़िंदगी बख्शते हैं, और जनाब बारिशों का सबब बनते हैं। अब पता चल रहा है फैसल कराची में बारिशें क्यों कम होती हैं? नहीं वो छोड़ें, मैं तो जब ये मैंने देखनी शुरू की है ना फुटेज, तो आपको पता है कि मैं तो वहाँ पहुँच गया मैं ये सोच रही थी कि ये ना कोई अगली दफा जब मैं फैसला देखूं यहाँ से उठ के वहाँ पहुँचे। तो जनाब यही वजह है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो शुरू से एक चीज़ पर डटी रही है। हाँ बिल्कुल, बिलियन ट्री मंसूबा हो जाए या फिर शजरकारी मुहिम हो जाए, खान साहब का बड़ा काम रहा है इस पर। इसकी अहमियत को समझते हुए हंगामी बुनियादों पर इकदाम उठा रही है तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट। बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट हो या फिर स्मार्ट जंगल, एक के बाद एक मंसूबा जो है वो शुरू भी हो रहा है। तो इसी पर हम बात कर लेते हैं। वज़ीर जंगलात पंजाब सिब्तैन खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सिब्तैन साहब, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया नया दिन को वक्त देने के लिए। ज़रा ये बताएं कि ये स्मार्ट जंगल है क्या, क्योंकि बहुत से लोग इसको सुनते ही कह रहे हैं यार ये जंगल और स्मार्ट, तो दोनों का कॉम्बिनेशन क्या आपस में? सिब्तैन साहब को हमारी आवाज़ जा रही है? आई थिंक वो हमें सुन नहीं पा रहे हैं। अच्छा, जी हम हाँ, कोई इशू हो रहा है, कोई टेक्निकल इशू, ठीक है, इसे सॉल्व करने की कोशिश तो ये मेरा सवाल आपसे है, क्या जंगल और स्मार्ट दोनों का क्या स्मार्ट जंगल होता है, जो खूबसूरत जंगल होता है उसे कहते हैं। जैसे एक बंदा खूबसूरत होता है, स्मार्ट बंदा। जंगल तो सारे खूबसूरत होते हैं, साफ सुथरा भी हो, साफ सुथरे भी होते हैं, इसीलिए तो जंगल होते हैं। वरना अगर वहाँ इंसान पहुंच जाए तो वो जंगल ना रहे, वो साफ सुथरा ना रहे, साफ सुथरे भी। अच्छा, आपकी नजर में स्मार्ट जंगल का क्या कॉन्सेप्ट है? वाईफाई होगा मेरे ख्याल से। हो सकता है ये हो स्मार्ट, हर बंदे को हर जगह वाईफाई चाहिए। लेकिन खैर जो भी है फैसल, आवाम की बेहतरी, और मुझे लगता है कि जैसे खान साहब ने शुरू में आते साथ एक बात की ना कि आप अगर आज एक पौधा लगा रहे हैं, वो आप आज अपने लिए और कल आप अपनी आने वाली नस्ल के लिए लगा रहे हैं, तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है, क्योंकि इससे पहले कभी भी किसी गवर्नमेंट ने इतनी तवज्जो नहीं दी। सिब्तैन साहब से हमारा राब्ता बहाल हो चुका है। सर, मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुँच रही है तो प्लीज़ बताएगा, स्मार्ट जंगल ये जो मंसूबा है, एक तो स्मार्ट ऊपर से जंगल, प्लीज़ ये ज़रा दो चीज़ें समझा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कल जिस तरह के सारी कौम को पता है कि प्राइम मिनिस्टर ने स्मार्ट फॉरेस्ट का संग बुनियाद रखा है, और स्मार्ट फॉरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, जिस तरह कल प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि जिस तरह हमने स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ गए तो पीपल स्टार्टेड लाफिंग ऑन अस कि व्हाट डज दैट मीन स्टॉप स्मार्ट लॉकडाउन। तो ये स्मार्ट जंगल जो है, ये तकरीबन 40 बिलियन का ये इकोनॉमी में हमारा ये बूस्ट आएगा, और अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन इसमें एम्प्लॉयमेंट के लोगों के मौके आएंगे, जिसमें ये एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, और ये एक पूरा शहर आबाद होगा, जो साल से डिफरेंट गवर्नमेंट्स में एक प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, बट फिर किसी में हिम्मत ना हुई और उन्होंने वो काम स्टार्ट ना किया, और अल्टीमेटली पीटीआई की गवर्नमेंट ने वो काम स्टार्ट किया। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि लाहौर के पैरेलल एक नया लाहौर बनेगा, और इंशाल्लाह जो लाहौर हमारा ओवर क्राउडेड या ओवर बर्डन्ड है। और अब आ जाए स्मार्ट जंगल की तरफ, तो उसमें जो सबसे मैं आपको एक लाइन में मैं आपको बता देता हूँ कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्मार्ट जंगल। इसका ये होगा कि इसको हम जियो टैगिंग करेंगे। जियो टैगिंग के साथ इस पे हम सेंसर्स हमारा
इसमें मतलब ये है कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसकी इन्वॉल्वमेंट होगी, और अगर खुदा ना खास्ता कहीं एक दरख्त भी कटेगा तो वो सेंसर जो है, वो एंड्रॉयड फोन जो है, वो आपको इतला करेगा। और अच्छा। इसके लिए एक चाइनीज फर्म की खिदमात दी गई है, और वो चाइनीज की कोलैबोरेशन के साथ ये हमारा काम होगा। बट इसमें जो अल्टीमेट रिजल्ट होगा वो ये होगा कि दरख्त कटने वाली बात जो है वो 0% पे आ जाएगी। ठीक है। अच्छा सप्तान, जैसे आप भी जिक्र कर रहे थे, किसी हद तक फैसल भी दुरुस्त है। अच्छा सप्तान साहब, ये भी बताएं कि महकमा पंजाब जो है, महकमा जंगलात पंजाब जो है, ये कौन से पौधे लगा रहे हैं? क्योंकि पंजाब के माहौल को देखते हुए या हर जगह के माहौल को अगर हम मद्देनजर रखें तो पौधों की मुख्तलिफ अकसाम उन्हें सूट करती है, तो ज़रा प्लीज़ इसको भी बताएगा। हाँ जी, मैं ये भी आपको बताऊंगा कि आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले सिर्फ आप ये बिल्कुल आप इसका मवाजना करें कि सिर्फ यूकलिप्टस लगाया जाता था। अब यूकलिप्टस ये नहीं कह रहे कि दैट इज नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली, एनवायरमेंट का नहीं है, बट इसके साथ अब हम जामन भी लगा रहे हैं, हम लिपास भी लगा रहे हैं, एक जरूरी सिरिस होता था हम वो भी लगा रहे हैं, हम ये शतूत जिसको कहते हैं हम वो भी लगा रहे हैं, हम पिलकन भी लगा रहे हैं, और हम डिफरेंट स्पीशीज लगवा रहे हैं। और स्पेशली हम उन स्पीशीज पे कर रहे हैं जो स्पीशीज पाकिस्तान में खत्म होती जा रही थी और जो हमारी वाइल्ड लाइफ के लिए भी फ्रेंडली थी। और देखें जब ये फ्रेंडली स्पीशीज खत्म होंगी तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट हमारी वाइल्ड लाइफ पे आएगा। और ये छोटी छोटी चीजें जैसे बटरफ्लाई और ये हमारी स्क्विरल और ये ग्रास हॉपर और इस टाइप की जो चीजें खत्म होती जा रही थी, इंशाल्लाह उनको हमने रिवाइव करना और उनको दोबारा। बिल्कुल, यानी कि बड़ा ही एक और इनकलाबी कदम होने जा रहा है। जब हम सोच रहे थे कि स्मार्ट जंगल क्या है ये, तो ये थी स्मार्टनेस कि जी हम उसको ट्रैक कर सकेंगे और जो टिम्बर माफिया है उसको कर्व कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया आपका सिप्तान, आपसे गुफ्तगू कर रहे थे। और एक ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक के उस पार हाजिर होंगे तो दीगर मज़ीद अहम स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। अब ज़रा बात करेंगे फैसल की फेवरेट टॉपिक की, यानी क्रिकेट की। जब भी मैं क्रिकेट की बात करती हूँ, स्पेशली जब पाकिस्तान, मेरा पाकिस्तान, हमारा पाकिस्तान, हमारे शाहीन जब जीतते हैं, क्योंकि जीत हमेशा जो है ना वो उन लोगों की होती है जो बड़ा दिल रखते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और मैं कहती हूँ हमेशा पाकिस्तानियों की। शाहीन की बात आपने की है तो शाहीन शाह अफरीदी है, क्या कमाल परफॉर्मेंस उन्होंने दी है। बिल्कुल, आप यकीन करें या फिर ना करें जनाब, मगर जमैका में जीत के बाद बाबर के, शाहीनों के वाकई जो हैं वो पड़ लग गए। सबसे ऊंचा उड़े हैं फवाद आलम, नए टेस्ट रैंकिंग में 34 दर्जे तरक्की की है और अब करियर बेस्ट 21वीं पोजीशन पर है। लेकिन जो 10 विकेटों का इनाम जो है ना शाहीन शाह अफरीदी को, वो 10 दर्जे तरक्की की सूरत में उन्हें मिला है। शाहीन शाह अफरीदी 18वें नंबर पर थे, टॉप 10 में आ गए। क्या ही कमाल बॉलिंग उन्होंने की है। और ख़ास तौर पे जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी थी, वकार यूनुस ने भी उन्हें बड़ा कॉम्प्लीमेंट किया। एक तस्वीर उन्होंने लगाई जिसमें वो एक ट्रांजिट में थे और वो लैपटॉप पे उन्हें कुछ दिखा रहे थे। ही हैड ऑल द प्रेजेस फॉर शाहीन शाह अफरीदी। और ये भी कहा जा रहा है कि शाहीन बड़े क्विक लर्नर हैं। अगर आप देखें भी किस तरीके से, और वो वाला जो बॉल था ना, इस पे मेरे जो हमारे सीनियर प्रोड्यूसर हैं अली भाई, वो भी मेरी इस बात पे इत्तेफाक करेंगे कि थोड़ा थोड़ा वसीम अकरम नज़र आ रहा है। आपको नज़र आया था जब उन्होंने LBW किया था ना, वो बॉल जो पड़ के अंदर आया था, मुझे खुशी की इंतहा नहीं रही थी। अच्छा, प्यारी भी बहुत है माशाल्लाह। ये आपका खवातीन ये नहीं माशाल्लाह, वो वाकई बहुत प्यारे हैं। दमाद वो जिनके, वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छे क्रिकेटर रह चुके हैं। लेकिन बाबर की बात करते, छोटी सी छलांग लगाई कप्तान ने, ये क्या है? हाँ तो ठीक है ना, छोटी सी भी छलांग लगाई है तो वो 8वें से 7वें नंबर पर आ गए, क्योंकि उन्होंने मैच विनिंग इनिंग्स भी खेली 70-75 रन्स की। तो ये छोटी सी छलांग नहीं है, इट्स अ बिग थिंग। और ही इज़ न्यूमेरो उनो फॉर अ रीज़न। और जब खुशी की बात कर रहे हैं, जितनी खुशी हमें पाकिस्तान के जीतने पे हुई है, उतनी खुशी हमें एक और चीज़ पे हुई है कि मतलब कि वो कहते हैं ना कि वो बहुत चौड़ में आ रहे थे, सारे इनके जर्नलिस्ट थे। जब इंडिया जीता तो जी उन्होंने तो मतलब ऐसे दिखाना शुरू कर दिया, बाकी तो कोई है ही नहीं, हम ही हमें जो हैं। उसके बाद फिर इंग्लैंड आया पीछे से और इंग्लैंड ने 2 गुना लगान तो वसूल कर लिया ना, कि मतलब जेम्स एंडरसन ने छोड़ा ही नहीं बिल्कुल भी। पहले आए, उन्होंने आउट स्विंगर मारा और उसके बाद कोई उनके सामने टिक नहीं रहा था।
हाँ वो रोहित शर्मा हो, हाँ वो चेतेश्वर पुजारा हो, और हाँ वो बताते खुद जनाबे विराट कोहली हो, जिनका उनसे थोड़ा सा फटा भी चल रहा है, लेकिन जेम्स एंडरसन ने दिखाया कि भाई अगर मैं इतने सालों से खेल रहा हूँ और इतने सालों से फिट हूँ तो उसके पीछे रीज़न, और वो रीज़न है पढ़ के बॉल बाहर जाने। नहीं, आप देखें फॉर अ बॉलर्स डिलाइट एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। एक जानिब शाहीन शाह अफरीदी जो पढ़ के बॉल अंदर आ रहा है, एक जानिब जेम्स एंडरसन जिनका पढ़ के बॉल बाहर जा रहा है, और बैट्समैन है कि जिनकी समझ में नहीं आ रहा है कि वो करें तो क्या करें। अगर हम इंडिया की बात करें तो ओवरऑल 7वां लोवेस्ट टोटल है टेस्ट मैच में ऑल आउट्स पे, 78 रन्स पे वो आउट हो गए। तो आज मैं आपको महक असलम एक ऐसा फ़ोन नंबर बता रहा हूँ जिस पे कॉल करें, तो वो फ़ोन नंबर है 1901 718 240 803। नोट कर लें आप। नोट कर लें, ये टेलीफोन नंबर नहीं है, ये स्कोर कार्ड था कल इंडिया का जिस पे वो आउट हुए हैं। कप्तान भी 7 रन्स पे वापस चले गए, ऋषभ पंत वो भी 2 रन्स बना के वापस चले गए, और ख़ास तौर पे वो कहते हैं ना कि फ्लूक एक ही बार लगता है। शामी और बुमराह जिन्होंने टेस्ट मैच में जितना कुछ किया था उस बड़ा गुण गाया जा रहा था कि अब तो हमारी लोअर मिडिल ऑर्डर भी बड़ी स्ट्रांग है, तो लोअर मिडिल ऑर्डर जो है वो लोअर हो गई है। तो ब्रेक लेंगे, इंडिया को भी लगे ब्रेक, हम भी लेते हैं ब्रेक। वेलकम बैक। जैसे कहा जाता है ना, हिम्मत करे इंसान तो क्या नहीं हो सकता। कहना बड़ा आसान है, लेकिन वो तबका जो पिसा हुआ जब वो हिम्मत करता है तो उसे किस किस्म का रवैया लोगों की तरफ से बर्दाश्त करना पड़ता है, वो एक अलग इम्तिहान है। हम बात कर रहे हैं लाहौर की एक रिक्शा ड्राइवर की। ठीक है, लाहौर के नहीं, लाहौर की तो बेवा हैं, बाहिम्मत हैं, लेकिन उन्हें सड़क पर नामुनासिब रवैयों का सामना करना पड़ता है। और आप देखें कि एक खातून जो कि बेवा हैं, घर की रोजी रोटी के लिए एक ऐसा तरीका ढूंढ रही है कि उन्हें किसी के आगे हाथ नहीं हलाल तरीके से करना, हलाल तरीके से। फिर उनको जो चैलेंजेस उनके सामने हैं उन पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आंसा नौरीन कहती हैं कि लोग मजबूरी को नहीं समझते, बस जुमले कसते हैं, बातें कसते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। शाहीन मिसाल की हम आपको रिपोर्ट दिखाएंगे, उसके बाद हम इस मामले पर बात करते हैं। खुद औरत को मजबूत होना चाहिए और कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरा नाम आंसा नौरीन है और मैं 5 साल से रिक्शा चला रही हूँ। मेरे मियाँ फौत हो गए, खुद मैं बीमार रहती हूँ, मेरी बच्चियाँ हैं और बेटा नहीं है। एक बंदा बैठा है इसी तरह कि मैं कपड़ों का कारोबार करता हूँ, मुझे अपना नंबर दें। नंबर दिया तो वो मुझे तंग करना शुरू हो गया और कहीं भी देखे तो मेरे पीछे लग जाए। फिर मैंने उसको खूब सुनाई। फिर मैंने कहा कि अगर मैं मजबूर हूँ, मैं निकली हूँ बाहर, तो आपको इज्जत करनी चाहिए मेरी कि या कि इस तरह करना चाहिए। फिर उसने सॉरी किया और कहता कि आज के बाद मैं नहीं करूँगा। रोड पे आओ तो लोग अच्छे भी मिलते हैं, बुरे भी मिलते हैं। वैसे देखते हैं, मुड़ मुड़ के देखेंगे, हंसेंगे, ताने भी कसते हैं। और कई लोग कहते हैं रिक्शा क्यों चला रही हो, घर में रोटियां पकाओ जाके। लेकिन अपनी सोच जो है ना, अपना वो उसको साफ रखना चाहिए। अगर कभी इस तरह कोई बुरा ख्याल आए तो अपनी माँ बहनों को याद करना। तो जनाब, रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है। हमें ज्वाइन किया बाहिम्मत खातून, एक बहादुर खातून आंसा नौरीन साहिबा ने। आंसा साहिबा, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो जो जिस हिम्मत से, जिस हौसले से आप काम करती हैं ना, आपके उस हौसले को सलाम। जिस हिम्मत का आप मुजाहरा कर रही हैं ना, अब हर खातून के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि हर किसी को शटअप कॉल दे सके, हर किसी को जवाब दे, हर किसी को बताए कि उसकी लिमिट्स क्या हैं। आप बहुत सारे लोगों के लिए मिसाल है। मैं चाहती हूँ कि आपकी जो स्टोरी है, जब आपने ये काम शुरू किया, जो घर के हालात हैं, वो हम अपने नाज़रीन के सामने रखें प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आंसा नौरीन है और मैं 5 साल से रिक्शा चला रही हूँ। ठीक है, आप प्लीज़ ब्रेक ले लें। और साथ ही अमान साहब से ये भी जानना चाहेंगे
कि यकीनन लोग जो हैं वो समझते नहीं है, समझते नहीं किसी है, की मजबूरी को नहीं समझते। तो आपको बुरे एक्सपीरियंसेस, बुरे तजर्बात आपको आंसर क्या क्या हुए हैं? लोग क्या जुमले कहते हैं आपको? बहुत सारी बातें करते हैं। मतलब मैं यहाँ मैं क्या बयान करूँ, थोड़ा सा मैं मुख्तसर से बात करूँगी कि हंसेंगे, देख के हंसना शुरू कर देंगे, और जिससे मेरा दिल ऐसे दुखता है कि मैं मजबूर औरत हूँ। अगर मैं बाहर निकली हूँ बच्चों के लिए रोज़ी रोटी कमाने, तो या औरत समझ के लोग बैठेंगे नहीं, बैठते ही नहीं हैं कि औरत के पीछे क्यों बैठें। और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो आके बैठते हैं, सबसे पहले बैठेंगे। और इज़्ज़त भी दुनिया है ना, इज़्ज़त भी लोग करते हैं और कुछ इग्नोर कर देते हैं। अच्छा, देख के भी आंसर कुछ अपनी बातें बहुत सारी करते हैं निजी जिंदगी के हवाले से। ये मेरा रिक्शा मार के तोड़ा हुआ, उन्होंने इतना तोड़ा हुआ है बहुत ज़्यादा कि मैं किसने तोड़ा? इसके मतलब बगैर मैं चल नहीं सकती, बीमार रहती। जो आसपास गुजरते हैं लोग, ये उन लोगों ने तोड़ा या कोई एक स्पेसिफिक मखसूस शख्स? जैसे आपने रिपोर्ट में भी बताया था कि कोई एक शख्स आपको कॉल कर रहा था। जी, वो कॉल करके तो मुझे तंग करता था। पहले कह रहा था कि मैं कपड़ों का कारोबार करता हूँ, तो आप मुझे अपना नंबर दें ताकि मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो हेल्प की बजाय मेरे वो पीछे ही पड़ गया, मुझे फ़ोन करे, फ़ोन पे फ़ोन, घर पे भी फ़ोन। फिर मैंने वो मुझे मिल गया सड़क पे भी मिले तो वो तंग करे। फिर मैंने सवारियां बैठी हुई तो पर मैंने उसको खूब सुनाई। मैंने कहा मैं अगर निकली हूँ बाहर तो आपको मेरी इज़्ज़त करनी चाहिए और कि इस तरह मुझे तंग करना चाहिए। फिर कहता है कि ठीक है, मैं अब कभी नहीं तंग करूँगा। मैंने कहा मैं कितना, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, किसी और के पीछे जाओ कि मेरे पीछे। अच्छा आंसर, मैं तो खुद परेशान ये जानना चाहेंगे कि क्योंकि आप ऑलरेडी बड़ी मुश्किल ज़िंदगी गुजार रही हैं, लेकिन ये मामलात हुए कैसे? आपके जो शौहर थे उनका कब इंतकाल हुआ, किन हालात में हुआ, और उसके बाद से लेके अब तक आपने क्या क्या झेला है? पहले तो मैं घर में ही रहती थी, मुझे पता ही नहीं था कि मैंने करना क्या है। मेरे पास इतने कोई ना कुछ भी नहीं था, और दवाई के लिए पैसे, तब भी मैं बीमार थी, बच्चियां पढ़ती थी और मैं बस ऐसे ही परेशान रहती। किसी ने आसपास से कोई आके थोड़े बहुत पैसे दे जाने, अपना कोई काम नहीं आता तो किसी ने दे जाने थोड़े, उससे किधर गुजारा होता है। फिर मैं ऐसे सोचती ही रहती कि अल्लाह मेरा कोई वसीला बना दे, मेरा वसीला बना दे। ऐसे ही मैंने फिर वो देखा, ख़बर आई टीवी पे कि ये पिंक रिक्शे दे रही हैं, वो अल्लाह उनका भला करे, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। हमारी मैडम है, ज़ार मैडम है, ये पिंक रिक्शों वाली स्कीम जो है उनकी NGO है। तो फिर उनका मैंने मतलब उसमें देखा तो नंबर नहीं था मेरे पास। फिर वो बड़ी मुश्किल से वो नेट से निकाल के फिर मैं गई वहाँ। फिर उन्होंने बहुत अच्छा मेरे साथ मतलब वो उनका रवैया अच्छी रही है मेरे साथ। बिल्कुल आंसर साहिबा। और पता है हमारे मुआशरे में हम कहते हैं ना कि एक साइड पे तो औरत एक औरत की दुश्मन है, लेकिन नहीं, एक औरत का बहुत बड़ा सहारा भी बनती है। आप जो बता रही हैं कि जिस तरह से सड़क पे रिक्शा चलाना, ये वो ज़िंदगी है जिसमें आने वाली मुश्किलात को झेलना बड़ा मुश्किल है। कोई एक ऐसा वाक़या जो कि आपके दिल को चीर देता हो, जब भी आप सोचती हो, मतलब दिल एक सेकंड के लिए ना धड़कना रुक जाता हो कि जब वो वाक़या हुआ तो रोंगटे खड़े हो जाते हो। मैं चाहूँगी अपनी बेटी समझ के मुझे, अपनी बहन समझ के मुझे आप दिल की बात करें कि वो वाक़या जिसने आपको झंझोर डाला हो। जाहिर सी बात है हम भी अकेले अगर सड़क पे जाना इनसिक्योरिटी फील करते हैं। नहीं, ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। वैसे इज़्ज़त दी है लोगों ने बहुत सारी। कई गाड़ियों वाले गुज़रते थे, सलूट करते थे मुझे, लेडीज़ भी जेंट्स भी। और कई गाड़ियों वाले इतनी बुरी गालियां दे के जाते थे और ऐसे ओवरटेक करके या कि
ऐसे हारन मारने ज़ाहिर है उधर दूसरी तरफ कोई गाड़ी है, अगर मैं नहीं उधर हो रही तो गालियाँ देना शुरू हो गई। ऐसे गालियाँ, इतने बदतमीज़ी से पेश आना कि पढ़े लिखे लोग भी ऐसे होते हैं कि गालियाँ देना शुरू कर दी। लेकिन इतनी गलीज़ गालियाँ दी कि मैं बयान नहीं कर बात ये आंसा कि यकीनन इन सब चीज़ों को आपने हिम्मत बनाया और जिस तरह से बनाया है ना वो आप ही जानती हैं। अच्छा ये बताइए कि आपकी बच्चियां भी हैं, कितनी बच्चियां हैं और उनके मुस्तक़बिल के हवाले से आपको फ़िक्र होती है कि जो मुश्किल आपने गुजारी है। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पे मौजूद थी और बहुत ही मुश्किल से आप गुजारी, लेकिन हम बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर हम मुश्किलात की बात करें तो पाकिस्तान का एक महकमा है और उसके ओहदे पे बड़ी मुश्किलात हैं, ज़्यादा देर कोई टिक नहीं पा रहा है, बार बार तब्दीलियाँ उसमें नज़र आ रही हैं। हम बात करें चेयरमैन FBR की। वफाकी हुकूमत ने एक बार फिर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन को किया है तब्दील और ये जो बार बार तब्दीली हो रही है इसमें ये क्यों होती जा रही है, क्या इसके वजह पीछे मुहर्रिकात क्या है? क्या आसिम है? अहमद को अब 9 अप्रैल 2021 को चेयरमैन FBR तैनात किया था, जिन्हें तब्दील करके डॉक्टर मोहम्मद अशफाक को नया चेयरमैन FBR तैनात किया है। हमारे साथ साबिक चेयरमैन FBR और पाकिस्तान में दुनिया में टैक्सेशन का जहां नाम आए तो सबसे पहले शब्बर जैदी साहब का नाम आता है। ऐसे शब्बर जैदी साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। तो सबसे पहले यही बताइएगा, आई हैव बीन रीडिंग योर आर्टिकल्स और आपके शोज़ में भी जितने भी आपने अब तक बात की है शब्बर साहब, ये 3 साल में 7वां चेयरमैन तब्दील हो रहा है, तो ये मसला है कहाँ? क्या ये चेयरमैनशिप का मसला है या फिर जैसे कि आप लिखते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि ये जो वर्क फोर्स है ना, ये उसके माइंडसेट का मसला है? देखिए, पहले भी मैंने कहा है और मैं खुद भी कहता हूँ कि ये सिर्फ FBR का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान के तमाम गवर्नमेंट का या सिविल सर्विस का मसला है कि वो आने वाले हालात जो दुनिया में अब तब्दील शुदा दुनिया है या तब्दील शुदा सिस्टम है या जो एक सही निज़ाम है उसके साथ चलने पे ट्यून नहीं है। ये इशू करप्शन का नहीं है, बल्कि ये इशू है कि जो माइंड सेट है, जिस तरीके से वो लोग काम करते हैं वो रिलेट नहीं कर पाता एक रिक्वायरमेंट से जो एक नए सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। तो जो चेयरमैन होता है या एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर होता है या इवन फाइनेंस मिनिस्टर होता है, इवन प्राइम मिनिस्टर होता है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो झुंझलाहट का शिकार हो जाता है और वो फिर एक, या जिस तरह मैं वहाँ डिप्रेशन का शिकार होके या एंग्जाइटी का शिकार होके मैं वहाँ से छोड़ के आ गया। यही पोजीशन तकरीबन हर जगह पे आ रही है और ये मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ FBR का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान की पूरी सिविल सर्विस सिस्टम का मसला है। इसमें प्रॉब्लम दूसरी जो आ रही है वो ये आ रही है कि जो खुद सिविल सर्विस के मुलाजमीन हैं या जो लोग अफराद हैं वो इस तब्दीली को या इस चेंज एनवायरनमेंट को कबूल करने को तैयार नहीं है। वो एक हकीकत जो बिल्कुल आश्कारा है सबके सामने, उसको मानने को तैयार नहीं है और ये टेंशन जो है ये चल रही है सही। और जिसकी वजह से ये बार बार, क्योंकि FBR में इसलिए प्रेशर आता है कि FBR वाहिद इदारा है जिसकी अकाउंटेबिलिटी हर रोज शाम को हो जाती है बाय वे ऑफ कलेक्शन जी। तो चेयरमैन प्रेशर में रहता है, एडवाइजर प्रेशर में रहता है, तो फिर वो जो जुलाट आती है और ये सब चीज़ें जिसका नतीजा आप देख रहे हैं जो हो रहा है बेसिकली। सर कलेक्शन की आपने बात की शब्बर साहब, एक बड़ा इशू आप भी लेके ये चीज़ उठे थे। अगर आज मैं ना अपना टैक्स फाइल करवाने जाऊं तो मैं जिस भी बंदे के ज़रिए करवाऊंगा सिर्फ उसको ही पता है कि मेरे पास गाड़ियां कितनी हैं, घर कितने हैं, ट्रैवल कितना किया है, जेवर कितना, पैसे कितने, ये सारी चीज़ें। यानी कि FBR के टैक्स कलेक्टर के पास कोई सिंगल ऐसी इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है कि वो अगर तो खुदा ना खास्ता मैं कोई फॉल्सिफाइड इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो उसको वो चेक एंड बैलेंस कर सके। दिस इज़ अ बिग लूप होल। तो इस लूप होल को फिल इन करने का कोई मैकेनिज्म है सर? कि यही तो इख्तलाफ की वजह बना है इस दफ़ा। लेकिन मसला ये है कि आपने बिल्कुल सही कहा, FBR के पास कोई सिस्टम नहीं है जिससे वो ये डिसाइड कर सके कि मेरे पास कितनी गाड़ी है, मैं कितना ट्रैवल करता हूँ, मेरे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं। ये इसको हम बढ़ाना चाहते हैं टू नाजरा के नेटवर्क के साथ और डेटाबेस के नेटवर्क के साथ। उस पर एक मैं ये नहीं कहता कि FBR की रेजिस्टेंस आ रही है, मगर एक माशरे में रेजिस्टेंस आ रही है और वो इसके खिलाफ खड़ा हो गए हैं और उस चीज़ में जो कानूनी अमल दरामद करना है उस पर रुकावट हुई है जो फाइनेंस बिल में नहीं आ सका है। तो अब वो इंशाल्लाह ताला ऑर्डिनेंस के तहत लाएंगे और इसको सही करना पड़ेगा। अगर ये आप नहीं लाए तो टैक्स के निज़ाम में कभी तब्दीली आ ही नहीं सकती, क्योंकि अफसर तो कमरे के अंदर बैठा हुआ है, या तो वो
उसको पता ही नहीं है, और अगर पता भी है तो वो फिर आप पाकिस्तान के माहौल को जानते हैं, वो उसको तो ये एक इंडिपेंडेंट निज़ाम डेटाबेस का लाना पड़ेगा। इसके बगैर आप कोई टैक्स के अंदर कोई सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते, और यही इसका सोल्यूशन है। और ये जो आपको तब्दीली नजर आ रही है, ये रुकावट इसी चीज़ की है। मुझे भी ये रुकावट थी और लोगों को भी ये रुकावट थी कि हमारा जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का डेटा है वो लिंक नहीं हो रहा एक्चुअल FBR के डेटा के साथ। अच्छा, यानी कि अगर मैं इस बात से ये मानना चाहूँ कि जो एक चेयरमैन FBR का इंक्लूडिंग यू जो विजन होता है, वो विजन वही है जो वज़ीर आज़म इमरान खान का है, यानी कि जी टैक्स नेट को बढ़ाना है, लेकिन जो असल प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि हम तो ये समझ रहे थे कि शायद कोई गवर्नमेंट टसल है, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट टसल नहीं थी, ये ब्यूरोक्रेटिक हर्डल है। और ये ब्यूरोक्रेटिक हर्डल मैक्रो लेवल पे, माइक्रो लेवल पे आड़तियों ने भी इसकी रेजिस्टेंस की हुई है। सर, मैक्रो से माइक्रो लेवल तक रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस है। क्या ये आने वाले दिनों में, आने वाले वक्तों में आपको जल्दी सॉल्व होता दिखता है? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ ना कि जो आप जैसे आपने कहा कि 7 चेयरमैन तब्दील हुए, तो ये इस चीज की निशानदेही है कि जो ऊपर वाला आदमी है, जैसे प्राइम मिनिस्टर है या फाइनेंस मिनिस्टर है, वो मुतमईन नहीं है। देखिए, या तो वो मुतमईन हो जाए कि ठीक है, वो छोड़ दे इस चीज को, वो इस जद्दोजहद को छोड़ दे। मगर बार बार अगर वो बॉलर चेंज कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसको इस बात का एहसास है कि ये चीज सही नहीं हो रही और इसको करना पड़ेगा। तो जो नीचे वाले लोग हैं उनको ये बात रियलाइज करनी पड़ेगी, और हमें एज ए माशरा इसका साथ देना पड़ेगा कि देखें, ये जो आपका पुराना सिस्टम है, और ये मैंने आपको जिस तरह कहा, ये मसला FBR का नहीं है, ये गवर्नमेंट के तमाम सिस्टम का मसला है। ठीक है। अच्छा शब्बर साहब, जैसे आपने खान साहब की बात की है, तब्दीली की भी बात की है, तो मैं चाहूँगी कि तब्दीली सरकार का ज़रा यहाँ पे जिक्र हो जाए। आप मुआशी मैदान में इमरान खान साहब की काविशें या जो पॉलिसीज़ हैं उनको 3 साल के, अगर हम सारी चीज़ों को सामने रखें, तो इमरान खान के 3 सालों को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मेरी बात सुने, जब 2018 में इमरान साहब ने टेक ओवर किया था गवर्नमेंट का, तो उस वक्त टेक्निकली पाकिस्तान बैंकरप्ट था। हमारा जो ट्रेड डेफिसिट था वो $15 बिलियन से ऊपर हो, हमारा करंट अकाउंट बैलेंस $15 बिलियन से हम डेफिसिट में जा चुके थे, और हमारी एक्सपोर्ट 20 बिलियन पे खड़ी हुई थी, और हमारे पास हम टेक्निकली बैंकरप्सी के दहाने पे खड़े हुए थे, और हमने डॉलर को वैल्यू नहीं। मेरा ये कहना है कि इमरान खान साहब ने 3 साल के अंदर कोई बुनियादी गलती नहीं की है, और जो सिम्त उन्होंने अपनाई है वो टेक्निकली ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं है। अब और उस दौरान में आपने कोरोना भी देखा। मैंने कल भी एक ट्वीट किया था, और मैंने इसको कहा था कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 2021 और 2022 जो कि जून 2022 में एंड होगा, उसमें हमारा GDP ग्रोथ रेट तकरीबन 4.5 से 5% के आसपास, 4.5 से 5 के दरमियान एक्सपेक्टेड है, अगर एग्रीकल्चर ने हमारा साथ दिया। तो अगर हम 4.5 से 5% GDP ग्रोथ कर रहे हैं, तो ये मतलब एक मजबूती की तरफ हमारा रुझान है। तो ये एक अच्छी गवर्नमेंट है, मैं इसको ये कह सकता हूँ, ये एक बेहतर गवर्नमेंट है। और इसमें आप ये भी चीज़ नोट करें कि अभी तक 3-3.5 साल के अंदर आपको कोई माशी स्कैंडल नजर नहीं आया है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि स्पेस बेस स्लो है या जो कुछ भी है, मगर अगर आप समझते हैं कि कोई तीसरी बात जो इसके अंदर है वो ये है कि जो पाकिस्तान का जो बुनियादी स्ट्रक्चर है, जो हमने इंपोर्ट बेस्ड कंट्री बनाया हुआ था, उसको हमने कन्वर्ट करके एक्सपोर्ट की तरफ एक्सप्रेस और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ कंट्री को ले जाने की कोशिश की जा रही है, जिसके असरात अभी सामने नहीं आए हैं। सही। तो एज ए ओवरऑल ये एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक रीजनेबल गवर्नमेंट है, और ये अपनी माशी पॉलिसी में गलत नहीं है, और इसी को कंटिन्यूशन करना है। जहाँ पर आकर थोड़ा प्रॉब्लम हमें नजर आ रहा है वो ये है कि प्राइवेटाइजेशन की जो चीज़ें हैं वो थोड़ा स्लो है, उनको एक्सपेडाइट करना पड़ेगा। और अगेन कमिंग बैक टू द मेन थिंग, ये जो सिविल सर्विस रिफॉर्म है जिसमें FBR और ये है, इसमें मेरा ही सिर्फ खास आपको मशवरा ये है कि हमने मीडियम पेसर लगाए हुए हैं, मगर इसके अंदर हमें
फास्ट बॉलर Fast लगा bowlers की के जरूरत है। इसको वंस फॉर ऑल इसको गिराना पड़ेगा। ये सिस्टम चल नहीं सकता। सर, आप यू योरसेल्फ बीइंग अ टैक्स टीचर, हमने देखा कि आपने रेवेन्यू कलेक्शन की बड़ी कोशिश की। 23 है मेरे ख्याल से, प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, जो हमारे टैक्स कलेक्टर्स हैं 23 हैं, और आप इस पे भी बार बार बारहा कहते रहे हैं कि जी जितने पूरी वर्कफोर्स है मुझे उतनी नहीं चाहिए, मुझे 4000 बंदे दे दो, मैं उसके साथ ही काम चला लूँगा। लेकिन सर, एक चीज़ जो हम आपकी गुफ्तगू आपके आर्टिकल से अखज़ हमने किया है कि ब्यूरोक्रेटिक प्रेशर और हर्डल्स तो हैं ही, लेकिन प्रॉब्लम कॉमन मैन में भी है। वो कॉमन मैन जो आड़ती है हमारा, उसमें भी बड़ी प्रॉब्लम है। आपने कोशिश की थी उनको रजिस्टर करने की, लेकिन हुआ ये कि वो उन्होंने स्ट्राइक पे चले गए। हर 14 अगस्त को ताज़े रहनुमा ये दावा करने की जी हमारा फ़लाँ अरब का बिज़नेस हुआ, फ़लाँ अरब का बिज़नेस हुआ, लेकिन वो फ़लाँ अरब रजिस्टर्ड ही नहीं है। इतनी बड़ी हमारी जो इनकम है वो टैक्सेबल ही नहीं है, रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो हम क्या मैक्रो लेवल पे तनकीद का निशाना बनाए? हमारा तो अवाम ही इस तरीके से ये हरकतें कर रही है। देखिए, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो अगर अगर प्रॉब्लम ब्यूरोक्रेसी के अंदर 50% है, तो 50% हमारे माशरे के अंदर प्रॉब्लम है कि वो हमारे माशरे ने टैक्स फ्री सिस्टम को एक्सेप्ट कर लिया है, और वो इसको मतलब ये एक्सेप्ट करते हैं कि टैक्स नहीं देना एक कोई इसमें बुराई नहीं है। और मैं बिल्कुल क्लियरली कह सकता हूँ कि जब मैं था तो मेरे साथ ब्यूरोक्रेसी का कोई कन्फ्रंटेशन नहीं था, बल्कि मेरे सामने ट्रेडर्स और आड़ती आके खड़े हो गए थे। वो नहीं चाहते थे कि हम रजिस्टर हों, और उन्होंने हड़ताल किया, और मैंने CNIC का सिस्टम लेकर आया, उन्होंने नहीं चलने दिया। तो मसला, जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मसला पूरे माशरे का है कि माशरती तौर पर हम टैक्स निज़ाम के लिए तैयार नहीं। और मैंने एक दफ़ा आपको शायद पहले भी किसी प्रोग्राम में ये कहा था कि ये एक ज्वाइंट वेंचर है बिटवीन द करप्ट बिजनेसमैन एंड द करप्ट ऑफिसर। ये जो पाकिस्तान में एक करप्ट ऑफिसर्स हैं जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, और करप्ट बिजनेसमैन है। करप्ट मतलब उस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि जो टैक्स नहीं देते, उनका एक ज्वाइंट वेंचर है जो पाकिस्तान में अर्न कर रहा है। वो भी कमा रहे हैं, ये भी कमा रहे हैं, और पाकिस्तान का आम आदमी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट नुकसान उठा रही है। ये जो सर्किल है ये तोड़ना पड़ेगा। इसमें आप एक बात याद रखें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको आप पब्लिक, क्योंकि आप पब्लिक मीडिया पे जा रहे हैं, ये जो ट्रेडर का माफिया है, माफिया कह लें या जो कुछ भी आपसे कह लें, ये कभी भी इमरान खान का वोटर नहीं रहा है। आप मेरी इस बात को, ऑल्दो ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट मैं दे रहा हूँ, इसको गौर करें कि ये जो ट्रेडर वाली लॉबी है ये एंटी इमरान खान है, और वो लॉबी को और पॉलिटिकल पार्टीज की इनडायरेक्ट सपोर्ट हासिल है, और वो उनको ऑपरेट नहीं करने दे रहे हैं। अगर आप आज जाएं और पाकिस्तान के सियासतदान पर्टिकुलर उठाएं और उनकी बैकग्राउंड में जाएं, तो उनके फाइनेंसर्स या उनके खुद लोग वो हैं जो नॉन टैक्स एनवायरनमेंट में ऑपरेट करते रहे हैं या कर रहे हैं। बिल्डर्स हैं, रिटेलर हैं, होलसेलर हैं, आड़ती हैं, ये इतने रिसोर्सफुल हो चुके हैं पॉलिटिकल कि वो अब सिस्टम को चलने नहीं देते। तो इमरान खान को जो रुकावट आ रही है इस वक्त, वो ये आ रही है, वो ब्यूरोक्रेसी के साथ उस पॉलिटिकल फोर्स से लड़ रहा है जो कि बेसिकली एक आड़ती की फोर्स है, रिटेल लैंड माफिया है, बिल्डर माफिया है, ताजरों का माफिया है, जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, और उनकी कोशिश है कि वो इमरान खान को नाकाम करें, या कोई भी ऐसा आदमी जो आए उसे नाकाम करे। शबर साहब, यू आर पुटिंग इट लाइक दिस कि लेयर बाय लेयर ये चीज़ आपको आपके सामने बिल्कुल है, और लेयर बाय लेयर इसका मुकाबला करना पड़ेगा। सर, थैंक यू सो मच फॉर टाइम, और उम्मीद है आपसे दोबारा भी जल्द बात करें। तो आपने देखा कि किस तरीके से सिर्फ ये जो टैक्स कलेक्शन का मामला है वो सिर्फ एक हद तक नहीं रहता, बल्कि उसमें ब्यूरोक्रेसी भी इन्वॉल्व है अकॉर्डिंग टू शबर ज़ैदी साहब, और उसमें जो हमारे कारोबारी तबका है वो भी टैक्स नेट में नहीं आना चाहता। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ।
वेलकम बैक जनाब। और अब हमें ज्वाइन करेंगे फ़ख्रे पाकिस्तान, दुनिया भर में सब सैलाली परचम लहराने वाले ज़हीन तरीन पाकिस्तानी। जी हाँ, पाकिस्तान के सैयद इमाद अली ने वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल कप जीत कर एक तारीख रकम कर दी है। इमाद अली ने फाइनल्स में 13 में से 9 गेम्स में हरीफों को चित कर दिया है। सैयद इमाद अली दूसरी बार वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियन बने हैं और इमाद ने 2018 में दुबई में होने वाली चैंपियनशिप भी जीती थी। तो इमाद अली जो हैं इस तरह 2 मरतबा वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल टाइटल जीतने वाले दुनिया के पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए। क्या बात है भाई, कमेंडेबल। और हमारे साथ मौजूद हैं इमाद। तो सबसे पहले तो इमाद, नया दिन की टीम की जानिब से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हाउ आर यू फीलिंग? बहुत शुक्रिया आपका। अल्हम्दुलिल्लाह, फीलिंग तो अच्छी है काफ़ी, क्योंकि मेहनत करी थी टूर्नामेंट के लिए। 2 महीनों से कर रहा था मेहनत, और उम्मीद ये थी कि जीतें, और अल्लाह का शुक्र है कि कामयाब होकर। ओके, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक जो ले मैन है जो घर पे बैठा हुआ देख रहा है और उसके लिए चैम्पियनशिप इज़ ऑल अबाउट दी आउटडोर स्पोर्ट्स इवन इंडोर, तो उसके लिए बताइएगा व्हाट इज़ स्क्रैबल, और इस मेंटल गेम के लिए आप एक्सरसाइज क्या करते हैं मेंटली? स्क्रैबल बेसिकली गेम है अल्फ़ाबेट्स का, वोकैबुलरी आपको चाहिए होती है। उसमें होते हैं 100 टाइल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, और होता है कि आप वर्ड्स बनाते हो उन टाइल्स से, और उसके आपको पॉइंट्स मिलते हैं। एंड में जिसके सबसे ज़्यादा पॉइंट्स है वो जीतता है। तो बेसिकली यही गेम है। और प्रैक्टिस जैसे मैं शुरू किया था 2015 में, तो उसमें मैं रीडिंग बहुत करता था, काफ़ी शौक था, तो मेरी बेस उसी से बनी, और फिर इससे आसानी हुई कि मैं वर्ड स्पॉट करूँ। अच्छा, चलें इमाद, अब ये बताएं कि इसके अलावा आप क्या करते हैं, क्योंकि होता है ना कि एक तरफ तो चलें कोई शौक़ है, उसके अलावा एक चीज़ का खौफ भी होता है, जो अम्मा अब्बा का खौफ हमारे ऊपर तारी होता है। तो इसके अलावा आपकी क्या रूटीन है, दिन का स्टार्ट कैसे होता है, सारा दिन क्या करते हैं? रूटीन तो आजकल कोई नहीं है, क्योंकि कोविड है, लॉकडाउन लगा था, फिर स्कूल भी बंद थे, तो ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, और फिर ऐसा कोई काम नहीं करता खास है। अच्छा, थोड़े घर के काम कर लिए। हाँ। घर के काम क्या, किचन में अम्मा के साथ का हाथ छत बटा दिया? नहीं, कमरे में थोड़ी बहुत चीज़ें समेट ली। That's a big thing basically। अच्छा इमाद, मुझे ये बताइए कि when vocabulary comes in our mind, तो मुझे तो लग रहा था कि यार आप डिक्शनरी जो है ना वो लेते होंगे, उसको मिक्सी में डालते होंगे, घोलते होंगे, पी जाते होंगे। लेकिन क्या, जैसे आपने बताया कि आप एक अच्छे रीडर थे, आप चीज़ें पढ़ते थे, क्या इसको मेमोराइज़ करना होता है, या फिर हर रोज़ाना की बुनियाद पे आप कितना पढ़ते हैं कि वो वोकैबुलरी आपके जहन में नक्श हो? और दूसरी चीज़ ये कि क्या सिर्फ पढ़ने से ही आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होती है, और नाउ जैसे कि कहते हैं कि कंटेम्प्रेरी जो है, द मोर यू ऑब्जर्व द मोर यू एब्जॉर्ब वाली कहानी? रीडिंग से ये कि आप जितना आप पढ़ते हैं आपको वर्ड्स मिलते हैं, रिपीट होते जाते हैं, तो उससे तो याद होता है, वो शौक पे होता है। और एक होता है जो प्रैक्टिस करते हैं स्पेसिफिक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के ज़रिए। डिक्शनरीज़ पहले होती थी, काफ़ी साल पहले जब कंप्यूटर इतने नहीं थे, तो उस वक्त होती थी। अब तो लेकिन ऑनलाइन सॉफ्टवेयर आ गए, हर चीज़ के आ गए जैसे, तो उससे प्रैक्टिस करता हूँ हर दिन, तकरीबन 1-2 घंटे देता हूँ, और फिर हर दिन जैसे प्रैक्टिस करता हूँ तो वर्ड्स याद ही हो जाते हैं। सही है। अच्छा इमाद, मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह आप अपने वालिदैन के लिए काबिल फ़ख्र हैं, पूरे मुल्क के लिए काबिल फ़ख्र हैं, लेकिन अम्मा अब्बा का एक रिएक्शन जो होता है ना वो सबसे ज़्यादा अलग होता है। तो क्या अम्मा अब्बा की तरफ से कमेंट्स क्या थे, क्या कोई गिफ्ट मिला? कमेंट्स खुशी तो होती है, और ये है कि उनको अब तो आदत हो गई है। ओह वाह, अल्लाह का शुक्र है। यार क्या ही बात है यार, मतलब कि आपको जीतने की आदत है और उन्हें खुश होने की। इमाद, ये बताएं फाइनल्स में आपने कौन कौन से कंट्रीज़ को हराया? फाइनल में इंडिया, कनाडा, थाईलैंड, श्रीलंका, इस तरह की कंट्रीज़ थी।
और आई थिंक 10 प्लेयर्स थे फाइनल स्टेज में, तो उसमें मैं 13 में से 9 गेम जीते और फर्स्ट पोजीशन पे रहा। अच्छा, अब स्क्रैबल वैसे तो बाय द लुक ऑफ इट, बाय द से ऑफ इट डिफरेंट है ही स्पेल बी से, लेकिन आप बताएं कि क्योंकि हमने देखा है स्पेलिंग बी में जो पड़ोसी मुल्क है भारत, वो बहुत आगे है, तो क्या डिफरेंस है स्क्रैबल और स्पेलिंग बी में? और हमारी, क्योंकि आप स्क्रैबल प्लेयर हैं तो आपका राब्ता रहता होगा हमारे स्पेलिंग बी वालों से भी, तो आपको लगता है कि वहाँ भी हमारा अच्छा फ्यूचर है, हम बीट कर सकते हैं इंडिया को उसमें भी? स्पेलिंग भी इसमें जी मैं गया था, आई थिंक 2 दफ़ा हुआ था, तो थोड़ा डिफरेंट होता है क्योंकि उसमें आपका इतने चांसेस नहीं होते। आई थिंक अराउंड 5 वर्ड्स पूछते हैं, 1-2 गलत हो गए तो आप बाहर हो जाते हैं। तो लेकिन जो मैंने लेवल देखा था स्पेलिंग बी में, काफ़ी अच्छा लेवल था, और ये है कि जितना आप ज़्यादा उसमें प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ी वो मेहनत करेंगे, तो कामयाब तो होंगे। राइट। और बाकी देखे जाएगा। ओके, और ये मुझे ये बताएं कि आप जो हैं वो स्टूडेंट कैसे हैं? क्योंकि मुझे ये तो अंदाज़ा है कि यार इंग्लिश में आपके अच्छे मार्क्स आते होंगे, ठीक है, बाकी सब्जेक्ट्स में कैसे हैं आप, और आगे क्या करने का इरादा रखते हैं? स्टडीज़ में ठीक हो, ज़्यादा अच्छा भी नहीं, ज़्यादा बुरा भी नहीं। अच्छा, और आप अच्छा ये बताएं कौन से लेवल में पढ़ रहे हैं और कौन से स्कूल में? मैं BVS पारसी स्कूल में हूँ और क्लास 11 में हूँ, O लेवल्स कर रहा हूँ। अच्छा, और आखिरी बार क्या ग्रेड्स थे आपके? आखिरी बार स्कूल तो बंद ही इतनी देर से, आखिरी बार का याद नहीं है। अच्छा, यानी कि आप बताना नहीं चाह रहे कि वो कौन से ग्रेड्स है। थैंक यू सो मच अमाद, यू हैव डन अस प्राउड, आपने बीट किया फाइनल्स में, और एक नहीं 2 मरतबा आप स्क्रैबल चैंपियन बने, तो क्या ही ज़बरदस्त स्टोरी। मैं हमारे पास टैलेंट ही टैलेंट है। एग्जैक्टली, और स्टोरीज तो बहुत ज़्यादा है, कल भी आपके सामने बहुत सारी स्टोरीज रखेंगे। अभी प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, अपना बहुत सा ख्याल रखें, जाइए वैक्सीनेशन लगवाएं, मास्क लाजमी पहनें। कल तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़। आप भी बहुत टैलेंट है।